नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आज हमारा जो एपिसोड है वो आपको पता ही है। इट्स ऑल रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम और कितने अलग अलग तरीके की जो डिस्टॉर्शंस की गई हैं बाय लेफ्ट, आप बोलें या तो फिर ब्रिटिशर्स बोलें, अंग्रेज बोलें। तो आज इन्हीं सब पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हमारे हिस्टोरियन और रिसर्चर साहब जुड़ चुके हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अब स्क्रीन पे। और बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, आप से हो सके तो आप सपोर्ट भी करें। हाँ, नमस्कार हिस्टोरियन जी कालिदास नमस्ते। नमस्कार बहुत कालिदास बहुत जी, आवाज धन्यवाद आ रही है? जुड़ने के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। नमस्कार एंड जी। आज हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं कल जहां पे हमने स्टॉप किया था वहीं से। और मैं हाँ जी, आपकी वहीं से स्क्रीन भी चालू करें। शेयर कर देती हूँ। जी, नाउ दिस एंटायर स्टेज इज योर्स, प्लीज बताएं हमें। धन्यवाद कालिदास जी। तो अब हम कल की चर्चा के आगे से शुरू करते हैं। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की चर्चा जो है, अभी तक हम ये कर रहे थे कि ये नहीं है। अब हमारी चर्चा जाएगी उस हिस्से में जहां हम कहेंगे कि कैसे चीजें बनी, तथा कथित जाति व्यवस्था कैसे आई, कौन लाया इसको। तो अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं। ठीक है। जी तो कल हमने छोड़ा था कि मुगल अंपायर जो मिडीवल एरा है, जब इस्लामिक सल्तनत और मुगल अंपायर की बात हो रही थी, वहां से हमने उसके जस्ट पहले से छोड़ा था। अच्छा, 20वीं सदी के आरंभ में और मध्य में जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जैसे हाशमी और कुरैशी जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने 1962 में प्रस्तावित किया कि जो हमारा ये उत्तरी पश्चिमी भारतीय महाद्वीप है, यानी जब इधर से मोहम्मद गौरी जिस तरफ से आया, तो जाति व्यवस्था इस्लाम के आगमन से पहले स्थापित हो चुकी थी और ये बहुत क्रूर तरीके की व्यवस्था थी। और उन्होंने कल्पना के आधार पर ये कह दिया कि जब अरब मुस्लिम सेनाएं आई तो जो निचले जाति के और जो महायान बौद्ध थे, उन्होंने इस्लाम को झुंड में गले लगा लिया। आपको ये जानना आवश्यक होगा कि इस सिद्धांत जो ये सिद्धांत उन्होंने दिया था, इसका कोई व्यापक प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये सिद्धांत उनकी कपोल कल्पना की कपोल कल्पना पर आधारित है। ये उन्होंने अपने मन से खोजा कि भाई लोग मुसलमान क्यों हुए, जबकि हम सभी को पता है कि मुसलमान लोग क्यों हुए, क्योंकि इसके पीछे घूस भी दी गई है, लोगों को जोर जबरदस्ती भी की गई। बहुत छोटा हिस्सा ऐसा था जो अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है। अब जो आजकल के इस्लामिक अध्ययन और सामाजिक इतिहास को स्टडी करने वाले इतिहासकार हैं, जिनमें प्रोफेसर डैरल मैक्लेनिन जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो तथाकथित इस्लामिक इतिहासकारों ने जो ये बातें बताई हैं, सिद्धांत दिया, इसका कोई सबूत हमारे पास है नहीं। बल्कि जो सबूत उन्होंने जो कहा है कि नीचे के लोगों ने कन्वर्जन किया, इसका तो बहुत ही कम सबूत हमारे पास है। इनफैक्ट इस्लाम में अपनी इच्छा से धर्मांतरण बहुत दुर्लभ था। और ऐतिहासिक सबूत जो थोड़े बहुत भी हमें मिलते हैं, वो ये मिलते हैं कि ऊंची जात के लोगों ने ज्यादा कन्वर्जन किया है। जो ये तथाकथित नकली ब्राह्मण थे, मैंने असली ब्राह्मण तो नहीं कहता, ये जो नकली ब्राह्मण थे, इन्होंने संभवतः ज्यादा कन्वर्जन किया है। निचली जातियों ने कभी इतना कोई खास कन्वर्जन नहीं किया, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है हमारे पास। जिस तरीके की बात ये करते हैं कि झुंड के झुंड बदल गए, ऐसा तो कहीं कुछ मिलता नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर कोई मिल जाए तो एक अलग चीज है। अच्छा, अब ये भी कहा गया कि ये जो तथाकथित साक्ष्य, ऐसा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, ये इतिहासकारों की अपनी कपोल कल्पना पर आधारित है, जैसा तो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा जो प्रोफेसर रिचर्ड ईटन है, इसके अलावा प्रोफेसर पीटर जैक्सन, ये सभी इस बात को कहते हैं कि ये जो बात मुस्लिम इतिहासकार करते हैं, ये सिर्फ एक कहानी है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। अच्छा, जैक्सन जी का ये कहना है कि जाति का जो सैद्धांतिक मॉडल है, वो के विपरीत जो है, ऐसे योद्धा भी आपको मिलते हैं, सैनिक मिलते हैं, जो शूद्र जातियों से और वैश्यों से आते थे। अच्छा, जमाल मलिक ये कहते हैं कि इस्लामिक जो मध्यकालीन भारत था, इसमें इस्लाम में भी जाति की अवधारणा मिलती है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि साहब वो कौम के रूप में मिलती है, उसका कोई जाति से लेना देना नहीं है। जबकि वो कौम में भी आपको वही इस्लामिक साहित्य में जो कौम शब्द आता है, कई बार ये उसी परिकल्पना को दिखाता है। जैसे जयाउद्दीन बर्नी जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक का एक राजनीतिक विचारक और इतिहासकार था, उसकी किताब है तारीख फिरोज शाही। उसमें उसने इस्लामिक इतिहासकार, इस्लामिक कुनबे में भी जाति की बात की है। ठीक है, वो जब बात करता है मुसलमानों में, तो अर्दल और असलफ जाति की बात करता है।
और ये कहता है कि कुरान के आधार पर ये न्याय संगति होगा कि कुलीन वर्ग और श्रेष्ठ वंशावली के मानव जो है वो सबसे बड़े कहलाए। ठीक है, तो ये जो बात है कि इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं, आज हमको पता है कि इस्लाम में भी जाति व्यवस्था थी, जो भारत में आए और बाहर जो थे उनमें भी जाति व्यवस्था के सारे लक्षण मौजूद थे, सिर्फ नाम नहीं था, लेकिन वे लक्षण तो सारे मौजूद थे। अच्छा, इस्लामिक मानदंड भी आपको जो है ना इस तरीके की हायरार्किकल सिस्टम बनाने की इजाजत देता है, लेकिन ये जानना जरूरी, जब इस्लाम में लोग बात करते हैं तो कहते हैं साहब केवल भगवान और मानव के बीच का डायरेक्ट संबंध है, अल्लाह और उसके आदमी के बीच का, लेकिन ऐसा मनुष्यों में नहीं है। मनुष्यों में जो शुरुआती इस्लामी विजेता और मुस्लिम विजेता इंडिया में आए, उन्होंने जो है वो जो सामाजिक अलगाव था उसको स्वीकारा, और ना सिर्फ स्वीकारा बल्कि उसको गले भी लगाया, और मुसलमानों ने भी गले लगाया। तो अबुल फजल जो थे, जो अब्दुल अल फदल जिनको हम कहते हैं अबुल फजल, इन्होंने अपने लेख में भी जाति का जिक्र किया है। ठीक है, जबकि जो इतिहास का जियाउल अल दीन अल बरनी न तो सिर्फ हिंदुओं से घृणा ही नहीं करते थे, वो तो साहब ये कहते थे कि अशरफ जाति जो मुसलमानों में वो सबसे बड़ी है, सबसे प्योर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मध्ययुगीन भारत में जब मुस्लिम शासन चल रहा था, मुस्लिम सल्तनत में भी जो है वो साहब जो गैर मुस्लिमों से जजिया लेने के लिए इस तरीके की जाति व्यवस्था की बात करते थे। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आपके धीरे धीरे चलते हैं इसमें ब्रिटिश एरा में, तब आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगी। जो प्रोफेसर ईटन है, ये कहते हैं रिचर्ड ईटन, कि बंगाल के जब आप हिंदू समाज का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जाति व्यवस्था जो थी भारत की सभ्यता में, जो प्राचीन और अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसा कहा जाता है जो ब्राह्मण में पैदा हो गया वो सब ब्राह्मण ही था, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वरूप जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 एडी के बाद का है। ठीक है, तो भारत के लिए ये मिडीवल भी नहीं कायदे से होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं 5000 साल की हिस्ट्री की, तो 1000 साल तो 20% भी नहीं है हमारी हिस्ट्री का। तो अब हम बिल्कुल जहां से, जिसको हम कहते हैं जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम की शुरुआत होती है इंडिया में, जहां से शुरुआत शब्द तो नहीं सही, जहां से पक्का होता है, वहां से अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि जिसको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बात करते हैं। तब रेस साइंस के आधार पे, यानी नस्ली विज्ञान के आधार पे जातियों के वर्गीकरण को सही ठहराया गया। ठीक है, अच्छा, जो लोग इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं वो इस YouTube वीडियो पे जाके, YouTube चैनल पे जाके, वहां लिंक दिया गया है डिस्कशन टैब के नीचे, वहां से इस वीडियो को डाउनलोड, इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको डिस्कशन टैब में ना दिखाई दे लिंक, तो आप शॉर्ट बाई पे जाइए, वहां से न्यूएस्ट फर्स्ट पे क्लिक करो, आपको ये वीडियो, आपको ये लिंक दिख जाएंगे। यहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो पीपीटी को। अच्छा, अब हम ब्रिटिश काल की जाति व्यवस्था में जाते हैं। देखिए, जाति जो थी हिंदुस्तान में वो पहले से मौजूद तो थी, लेकिन ये उतनी सख्त व्यवस्था नहीं थी जैसे आज बन गई है या जैसे ब्रिटिश काल में थी। जब आप मंदिरों की बात करेंगे, मंदिरों में तिरुपराई और तंजावुर के जो मंदिर थे उनकी बात करोगे, तो वहां पहले भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समूहों का, बाएं हाथ के और दाएं हाथ की जातियों का वर्णन आता है, उनके अधिकारों की व्याख्या आती है, और ये जातियां आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। लेकिन ये तो चोलों के समय से, मतलब 1000 एडी के समय से इस तरीके की व्यवस्था मौजूद थी। जब 11वीं सदी में चोल सेना के सैनिक युद्ध करके वापस लौटे तो उन्हें जमीन दी गई राजा की तरफ से। उन्होंने खुद को भाई बंगलई यानी दाहिने हाथ का कहना शुरू कर दिया, राइट हैंड कहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मंदिरों को दान दिया। इसके अलावा जो बुनकर बढ़ई किसान जैसे लोग थे वो बोले साहब हम लेफ्ट हैंड वाले, हम वामपंथी जाति जिसको बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऐसे वर्गीकरण नहीं थे, ये आपस में वैमनस्य तो रखते थे, लेकिन ये ऐसा वर्गीकरण नहीं था कि ये जातियां आपस में एक दूसरे से साइड नहीं बदलती थी। पूरी जातियां एक दूसरे का साइड बदल लेती थी। जैसे जैसे वर्ष बदलते थे वैसे वैसे जातियों की संख्या भी बदलती रहती थी। उदाहरण के लिए जो चेट्टी समूह दोनों जातियों में शुरू में था, तो लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बदली, अर्थव्यवस्था बदली, जातिगत समीकरण भी बदल गए। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान जो आपके चेट्टी हैं, चर्मकार हैं, और ये जो जातियां, ये वामपंथी जातियों में शामिल हो गई। जबकि आप देखिए अभी तक किसान और जो आपके वैश्य थे वो भी वामपंथी थे, लेकिन जैसे ही 17वीं और 18वीं सदी में सब किसान, वैश्य और वनियर आदि ये सब जो है लेफ्ट हैंड माने जाने लगे, ये सब जातियां अपने आप को लेफ्ट हैंड कहने लगी। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया, जब कई इतिहासकार, जो आज के इतिहासकार हैं, वो ये मानने लगे हैं कि ये जो हम स्ट्रिक्ट विभाजन करते हैं कि जाति व्यवस्था में साहब ऐसा था और ऐसा नहीं था, ये कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है।
हमें जो इस तरीके की बात आजकल जो वामपंथी कहते हैं कि साहब अत्याचार होता था, लेकिन कौन किस पे करता था ये पता करना बड़ा मुश्किल है। यही नहीं समझ में आता था अत्याचार कौन किस पे कर रहा है, क्योंकि कहीं कोई जाति बड़ी थी, कहीं कोई जाति बड़ी थी, और लोग आपस में जातियां बदलते रहते थे जब तक। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया, जातियों के बीच में जो विवाद था इसका बहुत लाभ लिया, और फूट डालो राज्य करो की जो उनकी नीति थी उसका इस्तेमाल किया। वो ये समझ गए थे कि जो मंदिर हैं वो सत्ता के केंद्र थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीडिएशन किया और मंदिरों की सुरक्षा का जो दायित्व था वो खुद के ऊपर ले लिया। अब इससे क्या हुआ, जो मंदिरों में जो पुजारी थे उन पर उनका अधिकार हो गया, और वो अंग्रेजों के हाथ के मात्र उपकरण बन के रह गए। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने खूब आराम से भैया आपस में इनकी जो वैमनस्य था इसको बढ़ाया और इनका बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। आपको ये जो है एक अरब सोल्जर, और ये आपको जो अंग्रेजों ने एक पूरी बुकलेट बनाई थी जाति व्यवस्था को समझने के लिए, और उन लोगों ने अंग्रेजों ने बांटी थी अपने सेंसस। जब 1860 में सेंसस हुआ पहली बार हिंदुस्तान में, तो उस समय जो है अंग्रेजों ने इस तरीके की बुकलेट बनाई थी ताकि, और अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को दी थी ताकि लोग जान सकें। ये उसी बुकलेट में से एक पन्ना है, 2 पन्ने हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, अब सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये प्रोपोगंडा क्या था, जो अंग्रेजों, जो आजकल हम सुनते हैं कि भाई हिंदू धर्म में 4 वर्ग हैं जिसमें शीर्ष पे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र और 5वां वर्ग आउटकास्ट है। इसके अलावा मनुस्मृति हजारों साल पुराना है और ये हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसको तो हम पहले ही नकार चुके हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा, ये जो सो कॉल्ड तथ्य हैं ये ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे 19वीं सदी में। उन्होंने अपनी सोच के आधार पे इन तथ्यों को गढ़ लिया ताकि वो जो सेंसस कर रहे हैं, जो जनगणना कर रहे हैं, उसमें लोगों को जाति में बांट सकें। ठीक है। जब उपनिवेशवादी देश में आए हमारे भारत में, उन्होंने जो हमारे स्वदेशी धर्म थे इनकी सूची बनाई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये और वो। और इन्होंने क्या किया, ये जो स्वदेशी धर्म है इनकी स्टडी इनके धर्म ग्रंथों से की, और दावा किया कि भाई ये पूरी दुनिया में जो है वैसे ही स्वीकार रहे हैं जैसे अब्राहमिक धर्म ग्रंथों में जो है बाइबल या कुरान स्वीकार रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है। ठीक है। अब ये जो 4 वर्ग की व्यवस्था थी इन्होंने लगाने की कोशिश की, इन्होंने, अंग्रेजों ने इस 4 वर्ग की व्यवस्था को लगाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने वही सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल ग्रंथों से लिया। ये भाषा लेफ्टिस्ट यूज करते हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल ग्रंथ। लेकिन जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जमीन पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो सिर्फ किताबों में था। जमीन पे जो ये पुरानी पांडुलिपियों में तो ये वर्गीकरण मौजूद था, लेकिन इसका जमीन में हकीकत से कोई संबंध नहीं था। और ये चीज सबसे ज्यादा तब क्लियर हुई जब 1860 की जनगणना हुई। 1860 की जनगणना में क्या हुआ, अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश की कि हिंदू आबादियों को इन 4 वर्गों में फिट किया जाए, लेकिन कई ऐसी जातियां थी और कई ऐसे मिश्रित एग्जाम्पल हमें मिले जिसमें ये 4 वर्ग फिट ही नहीं कर पाए वो पूरे हिंदुओं को इसमें। और ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, इस हद तक हुआ कि जो जनगणना के कार्य में लगे हुए थे अधिकारी, उन्होंने लिख दिया कि जाति के संबंध में जो हम हिंदू पवित्र लेख हमें मिलते हैं, हम उनके बयानों पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। शायद ही ऐसी कभी कोई अवधि रही हो जिसमें हिंदुओं को 4 वर्गों में विभाजित करने की रचना की गई हो। 4 वर्गों की यह व्यवस्था अत्यधिक संदिग्ध है, ऐसा अंग्रेजों ने लिखा है 1971 में। 1871 की जनगणना, 1871 की जनगणना के दौरान एक और अंग्रेज अधिकारी था CF मैकग्रथ, उन्होंने भी लिखा है कि मनु द्वारा कथित तौर पर 4 जातियों में अर्थहीन विभाजन, मनु द्वारा किया गया जो ये कथित तौर पर विभाजन है 4 जातियों में, ये अर्थहीन है और इसको तो यूज भी नहीं करना चाहिए, इसको अलग रख दीजिए। अच्छा, अब ये संदेहास्पद है कि क्या अंग्रेजों द्वारा तो नहीं, भारत में जाति को बहुत वैल्यू दी गई। ठीक है। तो ये बात सत्य है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि 1920 तक अंग्रेज जो है वो सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर सिर्फ क्रिश्चियंस को रखते थे और सिर्फ ऊंची जात के हिंदू। ये अंग्रेजों ने अपनी तरफ से बनाया था, उन्होंने इसके लिए जबरदस्ती मनुस्मृति का सहारा लिया, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं मनुस्मृति सिर्फ एक कमेंट्री थी, धर्मशास्त्र था। धर्मशास्त्र का मतलब होता है कमेंट्री, टीका टिप्पणी। उसके लगे होने का हिंदुस्तान में जब मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, सांख्यिकी रूप से कोई भी ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं जो ये कहते कि बड़े पैमाने पर तो छोड़िए, छोटे पैमाने पर भी मनुस्मृति लगी रही हो हिंदुस्तान में कभी। ठीक है। कई बड़े बड़े इतिहासकार आज के समय ये मान चुके हैं, जो उन्होंने स्टडी किया है, जो रॉयल कोर्ट था अंग्रेजों का, रॉयल कोर्ट, उसके जब उन्होंने खातों को स्टडी किया, ट्रेवलर्स डॉक्यूमेंट अकाउंट्स को स्टडी किया, तो ये मान चुके हैं कि उनमें
जाति व्यवस्था का तो नाम ही नहीं मिलता है। कहीं कहीं मिलता है, एक आध जगह, इतना प्रमुखता से नहीं मिलता जितना आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था जो थी, वो जो सामाजिक पहचान उससे बनती थी, वो लगातार परिवर्तनशील थी। दास भृत्य वर्ग के लोग, व्यापारी जो है वो राजा बन जाते थे कभी कभी, और वो वापस राजा से वो वापस दास बन जाते थे। किसान सैनिक बन जाते थे, सैनिक किसान बन जाते थे। इसमें से एक जाति जिसका मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, कुर्मी जाति, वो ऐसे ही थे, वो किसान भी थे, सैनिक भी थे, शूद्र भी थे, और कहीं कहीं वो उच्च जाति, वो रॉयल भी थे, कहीं वो अनटचेबल भी थे। तो मैंने आपको बताया है कि ये अंग्रेजों के समय की बात है, आज भी ऐसा होता है कहीं कहीं। ठीक है, यहां तक कि ये था, आप जब एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो आपकी सामाजिक पहचान बदल जाती थी। ठीक है, आपकी सामाजिक पहचान अर्थात आपकी कास्ट भी बदल जाती थी। तो ये जो ढोंग रचा गया है कि ये कोई बहुत बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था थी, वो व्यापक पैमाने पर जातिगत उत्पीड़न होता था, या बड़े पैमाने में इस्लाम में धर्मांतरण हुआ जाति की वजह से, ये बकवास है। हमारे पास इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। जितने भी साक्ष्य उपलब्ध है वो ये बात की डिमांड करते हैं कि हम ये जो उपनिवेशिक, जो पूर्व उपनिवेशिक भारत है, इसमें सामाजिक पहचान या जाति की पुनर जो है उसकी कल्पना करें, पुनः कल्पना करें, उसको नए तरीके से देखा जाए। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान उपनिवेशवादी यानी जो अंग्रेज आए, कॉलोनिस्ट आए, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन जातिगत श्रेणियों को बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, पूरे समाज को एक कानून से चलाया जा सके, उसको उसका लाभ लिया जा सके, इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए इस जातिगत व्यवस्था को, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सी और अमॉर्फस सी व्यवस्था थी, मतलब आपस में मिलते जुलते रहते थे लोग, उसको बिल्कुल कंक्रीट कर दिया ताकि वो एग्जैक्टली समझ सकें कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये एक 1922 में ब्रिटिश लोगों ने जो अपने वही उसी किताब में से मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को पहचानने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को ये फोटोएं उपलब्ध कराई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश एरा के दौरान ये मानना गलत नहीं होगा कि जो सख्त रिजिड ब्रिटिश क्लास सिस्टम था, उससे निकलने वाले इन अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने अपने ब्रिटेन के क्लास सिस्टम से, अपने ब्रिटेन की जो वर्ग व्यवस्था थी, उससे भारत के जाति व्यवस्था को बायस्ड रूप में देखा। यानी वो चूंकि क्लास सिस्टम से आते थे तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, और उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को ठीक उसी तरीके से देखने की कोशिश की और उसे एक कठोर सामाजिक वर्गों द्वारा विभाजित कर दिया, जैसे उनके यहाँ क्लास सिस्टम था। उन्होंने अपने क्लास सिस्टम के हिसाब से भारत की जाति व्यवस्था को देखने की गलती की। उनके लिए तो अच्छा ही थी, हमारे लिए तो खैर गलती हो गई, आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ प्रमुख लोग शामिल थे, जैसे ये व्यक्ति जो है हर्बर्ट होप रसली जी, ये जो है ये बहुत बड़े रेसिस्ट थे, और इन्होंने रेस थ्योरी के माध्यम से, जिसको उस समय रेस साइंस बोला जाता था, उसके माध्यम से नाक की चौड़ाई के अनुपात के आधार पे भारतीयों को आर्य और द्राविड़ में विभाजित किया था। इस व्यक्ति के बारे में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये व्यक्ति ये मानता था कि आप जितने बड़े नक्कू शाह हैं, आप उतनी ही बड़ी जाति के, और आपकी नाक जितनी छोटी है, आप उतने छोटे नक्कू शाह हैं, और आपकी जाति उतनी ही छोटी है। ठीक है, रसली जो थे, ये इन्होंने एक द स्टडी ऑफ एंथ्रोलॉजी नाम का एक पेपर निकाला था, एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, और उसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने भारतीय सभ्यता को या समाज को नस्लीय आधार पर विभाजित किया था। कुछ जो मैक्स मूलर थे, जो मैक्स मूलर बहुत प्रसिद्ध जर्मन भाषाविद थे, इनका जो विचार था वो बाय डिफॉल्ट रसली के इस विचार से मिल गया। रसली का मानना ये था कि जब पुराने समय से भारत में दो प्रमुख जातियां रही हैं, एक तो साफ फेयर स्किन्ड गोरे कलर के संस्कृत बोलने वाले आर्य आए थे बाहर से, ये रसली का विचार था, और कुछ डार्क स्किन्ड बर्बर आदिवासी थे। इन दोनों के बीच में हमेशा जो है झगड़ा चलता रहता था भारत में। तो रसली ने रेस साइंस के आधार पर सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट किया था। ये सिद्धांत जो है ये वैज्ञानिक नस्लवाद से प्रेरित माना जाता है, जो 1840 में बड़ा फेमस था। और यही जो बकवास है, सो कॉल्ड साइंटिफिक रेसिज्म की जो ये बकवास है, ये रिस्पॉन्सिबल है रसली की सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। रसली को जो है बाद में जब 1860 की जनगणना हो गई, जो 1901 की जनगणना होनी थी, उसके लिए जनगणना आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया 1899 में।
इन्होंने क्या किया, भारत में इस रेस साइंस नस्ली विज्ञान के आधार पर भारत में जातियों का नक्शा बनाया, और जो है उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था के आधार पे इसको बांटने की कोशिश की, इस नस्ली जो व्यवस्था इसको वर्ण व्यवस्था में घुसेड़ने की कोशिश की। इसका जो है वो जो मैप रसली ने दिया था, वो मैप अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, जो इंपीरियल गजेट में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1909 में था ये, तो ये बहुत पुराना मैप है, जिसमें आप देखिए जो अलग अलग कलर हैं, ये भारत की जो रसली ने सोचा था उसके आधार पे, नाक के आधार पे कौन कितना बड़ा नक्कू सा है उसके आधार पे रसली ने जो है ये साहब जाति व्यवस्था या रेस साइंस के आधार पे जातियों को देखा। तो ये आपको मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिटिश ने इससे प्रभावित होके, ये जो रसली का शोध था और तरह तरीके की उनकी जो मानसिकता थी, जो वो विक्टोरियन जमाने की, उससे प्रभावित होकर एक एक्ट लाए, एक भयंकर एक्ट लाए, जो अभी तक मैं कहूंगा भारत के इतिहास का सबसे गंदा एक्ट था। और उसका एग्जाम्पल कानपुर में आपको एक सीटीएस बस्ती है वहां पर मिल जाएगा। इस एक्ट को कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया कि कुछ जनजातियां जो थी उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ये कह दिया गया कि भाई साहब ये तो पैदा ही अपराधी होता है। ठीक है, जनजाति जो आपराधिक जनजाति नियम है, ये उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कई कानूनों में से कई कानूनों के समूह को बोला जाता था, जिसमें भारतीयों को उनके धर्म और जाति के आधार पर विभाजित किया गया था। इसमें ट्राइब्स शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उसमें मुसलमानों को भी शामिल करना था, मुसलमानों के नीचे के वर्ग को, तो इसलिए उसमें ट्राइब शब्द शामिल किया गया। लेकिन वहां ट्राइब शब्द का मतलब जातियों से भी है। ठीक है, जातियां भी उसके दायरे में आती हैं। अब इसमें कौन कौन सी जातियां थी, जो आपकी समाज शास्त्री एक मीना राधाकृष्ण जी, इन्होंने लिखा है कि जैसे धन सिंह गुर्जर नाम के एक आदिवासी थे, जिन्होंने क्या किया, 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने क्या किया, उनको राजद्रोही घोषित कर दिया, उन्हें विद्रोही घोषित कर दिया, और गुर्जर जाति को आपराधिक जनजाति नियम में जो है अनुसूचित कर दिया। कहा भाई साहब गुर्जर जाति के लोग पैदाइशी जो है वो गुर्जर जाति के लोग वो अपराधी होते हैं। अच्छा, जब 1871 में सबसे पहली बार इस तरीके का विधेयक आया, तो जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे टीवी स्टीफंस करके, इन्होंने जो है ये कहा कि प्राचीन काल से, ये उनकी सोच थी ब्रिटिश अधिकारियों की, प्राचीन काल से लोग जाति व्यवस्था पर आधारित नौकरियां करते आ रहे हैं, तो फिर जो अपराधी होंगे ये भी जातिगत होने चाहिए, ये भी वंशानुगत होने चाहिए, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के पेशों का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे एक अधिकारी का कहना यह था, मिस्टर जेम्स करके, कि जब हम पेशेवर अपराधियों की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक जनजाति से होता है जिसके पूर्वज अनादिकाल से अपराधी थे। अच्छा, इस अधिनियम के तहत जो अधिसूचित जातियां थी उनको आपराधिक प्रवृत्ति का माना जाता था और उन पर आपराधिक जनजाति का लेबल लगा दिया जाता था, जिसके बाद क्या हुआ, इन समुदायों में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अपराधी के रूप में माना जाता था, चाहे उसका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ भी ना रहा हो। पुलिस उन्हें किसी भी वजह से गिरफ्तार कर सकती थी, कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, उन्हें नियंत्रित रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, वो अपनी मनचाही जगह घर नहीं बना सकते थे, उनका आना जाना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता था। ठीक है, और जो न्यायिक व्यवस्था थी वो किसी भी तरीके के नोटिस के तहत इसमें जो गिरफ्तारी होती थी उसको रद्द नहीं कर सकती थी। मतलब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस थे, सिर्फ पैदा होने भर से आप जो है वो अपराधी हो जाते थे। क्यों, आप किसी घर में पैदा हुए तो ब्रिटिशर्स ने कह दिया साहब आप अपराधी हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने इसको, लोगों को इसका बड़ा सपोर्ट मिला, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको इस तरीके से नहीं दिखाया कि हम साहब जन्मजात अपराधी ढूंढे, उन्होंने कहा साहब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको ये लोग इसलिए अपराध करते रहते हैं, हम इन्हें सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इस अधिनियम में जो कुछ पंजीकृत जनजातियां थी उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से कई नाम तो आप शायद जानते ही होंगे, जैसे अछूत, कुछ शूद्र थे, कुछ अछूत थे, जैसे चमार, वो भी इसमें शामिल थे, सन्यासी लोग भी इसमें शामिल थे, पहाड़ी जनजातियां शामिल थी, गुर्जर, हरनी, लोधी, और आपके बेडिया, डोम्स, रेवारी, पासी, दासा, नोनिया, इस तरीके की कई जातियां इसमें शामिल थी। लगभग 1931 तक जब इसको फाइनली मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि सबसे आखिरी बार जब इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया, उस समय तक 237 जातियों को आपराधिक जातियों की तरह सूचीबद्ध किया जा चुका था। मतलब इन 237 जातियों में यदि कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको जो है जन्मजात अपराधी मान लिया जाता था।
अच्छा, ये भी उन्हीं चीजों में से, ये मैं आपके लिए कुछ फोटोएं निकाल के लाया हूं जो उसी बुक में, उसी उन्हीं बुक्स में दी गई थी जो ब्रिटिश लोग अपने अधिकारियों को देते ताकि वो जातियों की पहचान कर सकें। ठीक है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो समझने वाली चीज है, वो ये है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों ने भूमि के अलगाव का भी एक अधिनियम पास किया था। उस अधिनियम का इस्तेमाल वो करते थे ताकि दो जो जातियां हैं, जो यानी भूमि मालिक जाति यानी कृषि करने वाली जातियां और गैर कृषि करने वाली जातियां, वो आपस में जो है ना, वो एक दूसरे को भूमि ना बेच सकें। इसीलिए उन्होंने पंजाब में एक लैंड एलिनिएशन एक्ट लाए 1900 में। आपको ये एलिनिएशन एक्ट जो था, इसको जो है शिक्षित हिंदुओं ने अपने हितों के खिलाफ ब्रिटिश राज का भेदभाव का एक और उदाहरण माना। क्योंकि इस एक्ट में क्या किया गया, लोगों को एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कृषिवादी और नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट यानी गैर कृषिवादी वर्ग में विभाजित कर दिया, और कहा साहब कृषिवादी जो है वो गैर कृषिवादियों को जमीन नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो शिक्षित हिंदू थे, उनके पास पैसा था लेकिन वो जमीन नहीं खरीद सकते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो भूमि का आधिपत्य नहीं कर सकते थे, जिससे समाज में उनकी स्थिति नहीं बदल पाती थी, वो ऊंची स्थिति नहीं अचीव कर पाते थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भूमि स्वामित्व और पशु स्वामित्व किसी भी समाज में पुराने जमाने में जाति को ऊपर उठाने के लिए बड़ा जरूरी होता था। है, आप किसी भी जाति के हो, अगर आपके पास खूब सारी जमीन थी और खूब सारे जानवर थे पालने के लिए, तो आप सब ऊंचे ही थे, आप किसी भी जाति के रहे हो। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो सो कॉल्ड कृषिवादी थे, जो किसान थे, उसमें से मुसलमान ज्यादा थे। इसीलिए जो शिक्षित अभिजात हिंदू वर्ग था, उसने कहा साहब ये जो है ब्रिटिश राज हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहां से हमारी पूरी चीज खत्म होती है। यदि किसी को कुछ पूछना है अब, तो वो पूछ सकता है। हेलो। जी 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 जी, यहाँ पे मैं अनाउंस कर दूं कि दर्शकों के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं हिस्टोरियन जी से, एंड हिस्टोरियन जी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो आई थिंक विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आपके पीपीटी का। यस यस, हाँ जी मैम, हाँ जी। अब इसके बाद अच्छा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जी, क्योंकि ये ब्रिटिश वाला था। मैं बस लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद भी स्टडी करें, स्पेशली जो ये ब्रिटिश के दौरान जो ये ब्रिटिश वाला मैंने बताया, ये वाला हिस्सा जरूर स्टडी करें। तब आपको पता चलेगा कि ये साहब तो बहुत, ये ब्रिटिशर्स ने ही इसको पक्का किया भारत में। जी, यहाँ पे कुछ कमेंट्स ही ले लेते हैं जब तक वो क्वेश्चंस कुछ आते हैं। तो दर्शक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बक्सी जी कह रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, ऑल प्लेसेस विच वर मेजरली बुद्धिस्ट डोमिनेंट आर टुडे प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम, बुद्धिस्ट कन्वर्टेड मोस्टली। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, जो बुद्धिस्ट था, ये जो बुद्धिस्ट थे, ये देखिए, कोई भी व्यक्ति जब उस पर हिंसा होती है ना, तो वो जो है वो कन्वर्जन करता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से नहीं कन्वर्ट हुए थे। सन 1900 तक जो है अफगानिस्तान में हिंदू भी मिलते थे और बुद्धिस्ट भी मिलते थे। ठीक है। जी, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कन्वर्ट हुए। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय द सुंगा रूलर्स ऑफ मगध somewhere in 3rd or 4th century, by to counter the spread of Buddhism. एक्चुअली जो ये कास्ट सिस्टम शब्द नहीं सही है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जाति व्यवस्था बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ तो हो। आप जो कह रहे हो, जो ये बोला जाता है कि ऐसा हुआ है, भाई इसके लिए कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ लाओ आप। आपके पास कोई कोई वो होना चाहिए, कोई पत्थर में कोई भाई शिलालेख मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। उस शिलालेख के साथ आपको ये पता होना चाहिए, वो शिलालेख कई बार मिलना चाहिए। जैसे कि अब हमको ये, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वो अगर आप वर्ग वर्ग व्यवस्था के साथ देखोगे तो शूद्र था, क्योंकि वो ना तो ब्राह्मण था ना क्षत्रिय था, उसको पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन चाणक्य तो ब्राह्मण था, उसने पढ़ाया, और चाणक्य ने मनुवादियों का अलग से नाम लिया है। ठीक है। तो ये कहना कि उन्होंने जो है इसको बनाया,
ये उतना सही नहीं है, क्योंकि उस हमें कोई प्रूफ तो मिलता है उसका, कोई कोई हमें जो प्रूफ, शायद आपने पुराने वीडियो देखे नहीं, आप उनको देखिए, उनमें मैंने प्रूफ के बारे में बताया है कि प्रूफ मिले ही नहीं हमें। आज जो है कई, अरे कोई तो बताता, कोई तो उसका जिक्र करता कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। अंग्रेजों ने भी नहीं किया जब शुरू में आए, तो कोई, तो हम किस बेसिस पे ये मान लें? ना तो फायहान ने किया था, कल फायहान और हिंदुस्तान में कंफ्यूजन, फायहान ने भी नहीं किया, मैगस्थनीज ने भी नहीं किया, तो मतलब क्या सारे मोदी के एजेंट थे क्या पिछले 5,000 साल में जो आए? आप ये भी तो समझिए, हमारे पास कोई शिलालेख कुछ तो मिले। अगर हम 10,000 शिलालेख खोजते हैं, उसमें से 2 में मिलता है, तो इसका थोड़ा मतलब है कि वो सांख्यिक रूप से सही है। विज्ञान में मैंने पहले भी कहा, एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सांख्यिक रूप से सत्य होना। मतलब कोई चीज हो सकती है, लेकिन वो सांख्यिक रूप से भी तो सत्य हो। हमारे पास सांख्यिकी रूप से सत्य करने, साबित करने का कोई तरीका नहीं है उनके पास। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं को क्षत्रिय नहीं लिखा है। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य से डिस्कशन पढ़ेंगे, जब देखेंगे, तो आपको चलेगा कि वो क्षत्रिय नहीं था। क्षत्रिय उसका, वो जाति से क्षत्रिय नहीं था, कर्म से क्षत्रिय था, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, एक क्वेश्चन आया है, वो मैं ले लेती हूँ। बैटमैन जी पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द माइंडसेट दैट केप्ट आवर पीपल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ईच अदर given that our scripture preach equality and that the varna is not by birth? जी देखिए मैम, बैटमैन जी, ऐसा है कि इसके पीछे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूरी दुनिया में ये था, पूरी दुनिया में कई ये जाति व्यवस्था थी। जहां हिंदुज्म नहीं था, वहां कैसे जाति व्यवस्था थी? ये सोचिए, सबसे पहली चीज जरूरी ये है कि हिंदुज्म नहीं था तो जाति व्यवस्था कैसे थी? तो इसका रीजन सिर्फ इतना होता है, जब कोई लोग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन और ये सब होता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डिस्क्रिमिनेशन के केस में, कि आज आप देखिए, आज भी फिल्म स्टार के बेटे जनरली फिल्म स्टार बनते हैं, बिजनेसमैन का बेटा जनरली बिजनेसमैन बनता है, राजनीतिज्ञों के बेटे जनरली राजनीतिज्ञ बनते हैं। आज भी ये होता है। तो क्या आज वो जाति व्यवस्था की वजह से होता है? नहीं भाई, जो पैदा ही उस माहौल में हो रहा है, वो क्या करता है, उसको उस तरीके, वो उस माहौल में बड़ा होता है, उसको उस तरीके की समझ होती है, तो वो धीरे धीरे उसी माहौल में ढलता है और ऑब्वियसली उसको वहां से एक एडवांटेज मिलता है। अब जो ऊपर पहुंच जाता है ना, वो कुछ दंड फंद करता है, कुछ साम दाम दंड भेद अपनाता है, ताकि नीचे वाले हमेशा दबे रहे। तो इसीलिए वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया, और स्पेशली अंग्रेजों के समय ये बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास जो प्रूफ है भाई, वो यही साबित करते हैं कि अंग्रेजों के समय तो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने किया था। तो हमारे यहाँ ये सिर्फ क्या था, सत्ता पर कब्जा रखने का तरीका था। जी। और यहाँ पे एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, अशोका डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ बुद्धिस्ट राष्ट्र एंड प्रोपगेट द फेथ बाय फोर्स। नहीं सर, अशोका ने कभी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया बुद्धिस्ट राष्ट्र, जैसे हमको बताया जाता है नाटकों में और फिल्मों में कि वो एक दिन में बुद्धिस्ट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। वो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे हुआ है, सबसे पहली बात ये जानने की। और जब अब अशोका के आपको ईडिक्ट्स जो है, उसका ट्रांसलेशन जगह जगह मिल जाएगा। तो अशोक ने ब्राह्मणों को दान देने का, वो खुद दान देता था, जो उस समय के ब्राह्मण हुआ करते थे उनको अशोक दान देता था। और अशोक ने ये कहा है कि जो अपने धर्म की तारीफ जरूरत से ज्यादा करता है और दूसरे धर्म का जो है बुराई करता है, वो अपने धर्म का नुकसान करता है। तो अशोक जो है ना, वो एक राजा भी था, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सत्ता का खेल होता है, इसमें सीधे सीधे निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। अशोक राजा भी था, लेकिन ये कहना कि उसने फोर्स से बुद्धिज्म लगाया, नहीं, वो एक दिन में कन्वर्ट भी नहीं हुआ था, जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं। जी, यहाँ पे एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे हिस्टोरियन जी, कि कई जगह मैंने सुना है कि हिंदुइज्म जो है, मतलब सनातन धर्म जो है, ये बहुत हद तक कॉपी किया गया है बुद्धिज्म से। तो इसके ऊपर थोड़ा अगर आप लूजली कुछ बता सकें। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म से पहले भी हिंदुइज्म था। इसका आपको मैं अभी जब कभी मौका मिलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हमारे पास पुरानी, जैसे
कुछ एक बेवकूफ आए थे एक्स मुस्लिम, अपने आप को बोलते हैं साहब प्रोटो शिवा। अरे प्रोटो शिवा के जब वो पशुपति नाथ की सील, मैं खुद ऑक्सफोर्ड गया हूँ, ऑक्सफोर्ड में मैंने खुद वो सील देखी है। वहां पे कई ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बुद्धिज्म के परिपक्व होने के पहले ही इंडिया में जो है हिंदुज्म, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म, उसके देवी देवताओं की पूजा होती थी। भाई जब उसके देवी देवताओं की पूजा होती थी और बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों में उन देवी देवताओं का नाम है, ठीक है, तो हिंदुज्म से बुद्धिज्म नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना पड़ता है कि किसके धर्म ग्रंथ पहले लिखे गए। ये कैसे पता चलता है कि उनको जो जिसके पहले लिखे गए होंगे, बाद वालों में उनका जिक्र मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद वाले उसको रिफर करेंगे। लेकिन जो पहले लिखे गए उसमें बाद वालों का जिक्र नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने सन 1900 में कोई डायरी लिखी, तो सन 1900 में जो पैदा हुआ उसको भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसको भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो वो भविष्य में सन 1950 में कौन क्या लिखेगा वो उसका नाम नहीं लिख सकता। लेकिन जो 1950 में पैदा हुआ वो तो पुरानों का नाम लिखेगा ना, कि सन 1900 में फलाने जी ये लिख के गए थे। तो बुद्धिस्ट जो किताबें हैं उनमें तो पुरानों का जिक्र आता है, तो ऑब्वियसली वो पुरानों का जिक्र कहाँ से कर रहा है। और भाई जो लोग ये कहते हैं, तो उसमें एक बहुत मशहूर कहानी है कि भगवान गौतम बुद्ध का एक ब्राह्मण से झगड़ा हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध की जगह के समय ब्राह्मण कहाँ से आ गए अगर हिंदुज्म नहीं था वहां? ये तो सबसे मशहूर कहानी है, जी भगवान गौतम, तो उस समय ब्राह्मण कहाँ से आ गए? अशोक के इडिक्ट्स में जिक्र आता है ब्राह्मण शब्द 50 बार आता है कम से कम, तो उस समय ब्राह्मण थे नहीं, तो आ कहाँ से गए? जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है हमारे बैटमैन जी का, वो पूछ रहे इन योर एक्सपीरियंस हाउ रिस्पेक्टिव आर द पीपल you what you say or say after you give them evidence अच्छा, मैं on उनकी बात Varna? समझ गया। देखिए ऐसा है कि मेरा जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, वो जो उनको आज तक पढ़ाया गया है ना, वो उसको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है, ये बड़ा ही जो है ना अभी की खोजें हैं। ये 1960 के बाद में ये सब, ये जो जितने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हैं ये चेक किए गए और ये पब्लिक हुए हैं। तो भाई सबको तो लोग जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इतने सालों से प्रोपोगंडा किया गया है। दूसरी चीज, लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं महाभारत में साहब ये लिखा फलाने शूद्र को फांसी चढ़ा दिया गया, या रामायण में लिखा। तो भाई रामायण महाभारत कहीं फॉलो थोड़ा होते थे इंडिया में, सारा पॉइंट तो यही है भैया मेरे। जो भी लोग बात करते हैं उनसे पूछो कि क्या उनके पास कोई सबूत है जो ये कंक्रीट रूप से दिखा देता हो कि 25% भारत में भी, 25% भारत में भी जाति व्यवस्था जिस तरीके की वो बात करते हैं वो लगी हुई हो। इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनके पास? कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। आप 25% की मैं बात कर रहा हूँ, एक चौथाई भारत की, मैं पूरे की तो बात भी नहीं कर रहा। तो लोग इसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उन्हें बहुत नया नया सा लग रहा है ये ज्ञान। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये चीज फैलेगी तो लोग इसको जो है मानने लगेंगे। जी अब यहाँ पे एम कॉम मेंस कमीशन इंडिया इक्वालिटी जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई टेल अबाउट दिस रियल हिस्ट्री ऑफ वर्ना सिस्टम टू माय फेलो स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव कॉलोनियल माइंडसेट? सर मैंने, आप ये वीडियो भले उनको दिखा सकते हैं, यदि नहीं है तो मैंने वो पीपीटी उसका लिंक दे दिया है। आप उस चैनल पे जाओ, ये उस लिंक को डाउनलोड कर लो, उस पीपीटी को। यदि वैसा कोई समस्या आती तो उसी चैनल पे मैंने अपना आपको वो भी दिया हुआ है जीमेल आईडी, आप उससे मेरे को मेल करो, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। आप उन्हें दिखाइए, और इसमें सबका रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए इस पीपीटी में जो भी लिखा है हर चीज का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो रेफरेंस उनसे कह सकते हैं साहब कंफर्म कर लो। और मैंने जानबूझ के गोरों के रेफरेंस दिए हैं, ये समझिए, ताकि जो वामपंथी है ना वो ये ना कह सके साहब आप पंडित जी का रेफरेंस देते हो, आप फलाने का रेफरेंस देते हो, आप ढिमकाने का रेफरेंस देते हो। ये चीज मैंने पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया कि ये पूरा जो बनाया गया है ये वामपंथियों के प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए बनाया गया, इसीलिए जानबूझ के गोरों के रेफरेंस दिए। मैं चाहता तो हिंदुओं के भी दे सकता था, लेकिन चूंकि गोरे जो है वो ब्रिटिश और मिशनरियों के ये जो हमारे वामपंथी हैं ब्रिटिश और मिशनरियों के ही रेफरेंस झूठे यूज करते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के गोरों के रेफरेंस दिए, और अच्छे खासे प्रोफेसरों के रेफरेंस दिए। कोई छोटे मोटे प्रोफेसर नहीं है, ये कोई ऑक्सफोर्ड का है, कोई कहीं का, इस तरीके के प्रोफेसर है। तो आप बड़े आराम से जो है ये पीपीटी दिखा सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप चैनल पे आके मुझसे जीमेल पे भी मांग सकते हैं। जी मैं चाहूंगी हिस्टोरियन साहब कि आप एक बार
वो चैनल का या तो आप नाम बता दें या तो आप शो कर दें ताकि सारे दर्शक जुड़ सकें इफ दे हैव एनी क्वेरीज। हाँ, जो मैं दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन, वहां पे आपको दिख जाएगा। जी सो ये दिख रहा है दर्शकों आपको? अगर आप एक मिनट। जी हाँ, जी ये है इनका चैनल लर्निंग साइंस। इस तो पर आप आप कई इनके और चीजें भी आपको मिलेंगी आप लोगों को, तो आप वो भी ले सकते हो। बुक्स वगैरह भी जो बैंड हैं पाकिस्तान में, या बहुत अच्छी बुकें हैं, वो भी मैं आपको फ्री में अपना अवेलेबल करा दूंगा। आप वो बुकें पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें, आपको पढ़ के आनंद आएगा। जी और आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न हैं तो इस चैनल के माध्यम से लर्निंग साइंस के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हिस्टोरियन जी के साथ और आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो हाँ हाँ, यस जरूर जरूर मैम। एक और हमारे पास सवाल आया है, मैं लेती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं देवी तारा को हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों में पूजनीय है, उन पे हाँ, आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये वही, ये इस पे कोई मुझे अपना विचार देने की जरूरत नहीं है। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। देवी तारा का नाम आता है, इंद्र का नाम आता है, माया का नाम आता है, माया का नाम ऐसे देवी आता है। हिंदुइज्म में भी माया कोई खराब चीज नहीं है, वो भगवान विष्णु की विष्णु विनोदिनी के रूप में उनको गाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग बुद्धिज्म को समझते नहीं है, या बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो अपने आप को आजकल बुद्धिस्ट बोलते हैं, लेकिन उन्हें भगवान गौतम बुद्ध की कोई समझ नहीं है, वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। असली बुद्धिस्ट जिसको वास्तव में, जिसने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, वो कभी भारतीय सभ्यता को गाली दे ही नहीं सकता। जी और लास्ट कमेंट ले लेते हैं। कैलाश नाथ बंसर जी कह रहे हैं द्वारका की जो लॉस्ट सिटी मिली है समुद्र में डूबी हुई, वो सिटी की कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो 5000 इयर्स ओल्ड है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए सर, ऐसा है, उसमें कार्बन डेटिंग के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप कार्बन डेटिंग करते हो तो समझिए आप कैसे करते हो, पहले ये समझो। और दूसरी चीज, वो सिटी 5000 साल से ज्यादा पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि जब आप महाभारत पढ़ते हो तो उसमें जिक्र आता है कि कृष्ण ने जी ने वो जमीन समुद्र से मांगी थी, और समुद्र ने उसमें ये कहा था कि इस पर कोई पहले भी राजा रहे थे, उस द्वीप पे। ठीक है। तो द्वारिका कोई छोटी मोटी गांव नहीं था, एक तो बहुत बड़ी सिटी थी। दूसरी चीज, जो समुद्र के नीचे हमें डूबा मिला है, वो 5000 साल से 9000 साल के बीच में है। उसका रीजन ये मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो वो जो जगह है, वो कोई उसको 30 मीटर लिखता है, कहीं कोई 70 मीटर लिखता है समुद्र के नीचे। अब आप ये सोचिए, 30 मीटर हम मान के चलते हैं, वामपंथियों का पेसिमिस्टिक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि 30 मीटर नीचे है साफ समुद्र में वो जगह। अगर 30 मीटर, 100 फीट नीचे समुद्र को जाना, आप टंकी पानी में भरी हुई टंकी में भरे हुए पानी की बात नहीं कर रहे हो, आप समुद्र की बात कर रहे हो। समुद्र को 100 फीट नीचे जाना है, तो समुद्र पूरे भारत से 100 फीट नीचे उतरेगा। पूरी पूरी लाइनें समटेंगी है। अफ्रीका में भी जगह खाली होगी, इंडिया में। तो ये हिम युग के आसपास का टाइम होगा। ठीक है। जब हिम युग आज से 12,000 साल पहले, जिसको हम कहते हैं, वो लास्ट हिम युग का रेमिनिसेंट आता है, खत्म होना शुरू होता है। तो उस समय समुद्र उतना ऊंचा नहीं रहा होगा, तब वो जमीन सूखी रही होगी द्वारिका में, तब वहां द्वारिका बनी होगी। तो ये वामपंथियों के खिलाफ सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है, द्वारिका तभी बनी होगी जब आप सिमुलेशन करोगे, और आपको पता चलेगा सिमुलेशन कौन से, जियोग्राफिकल सिमुलेशन जब आप करोगे। ठीक है। जब आप मौसम विज्ञान की सिमुलेशन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर तो समुद्र 6000 साल पहले था ही नहीं, तभी तो सिटी बनी। तो ये बात सही है। कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर आप इसको सिर्फ बोलने की कोशिश करोगे, तो उसमें समस्या आ जाती है कि कार्बन डेटिंग जितना पीछे जाती है, उतना प्लस माइनस एरर ज्यादा आ जाता है। अगर मान लीजिए 5000 साल आपने कहा कि साहब 5000 साल पुराना है, तो उसमें प्लस माइनस 250 साल ऊपर नीचे तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कार्बन डेटिंग भी एक टूल है चीजों को करने का। वो बेसिकली रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा आप करते हो, लेकिन उसमें भी एरर आती है। तो सब उससे भी उसको जिसको कहते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरे आप सिमुलेशन कर सकते हो और वो दिखा सकते हो। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमें अवशेष मिले हैं, और वो संभवतः द्वारिका के ही हैं। संभवतः क्या 99% संभावना वो द्वारिका की ही। आप इसमें बीबी लाल की किताब पढ़ सकते हैं, वो एएसआई के चेयरमैन थे, उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है। और मैं आपको इसी चैनल पे ये भी बता दूंगा कि कैसे वो किताबें मिलती हैं, फ्री में कैसे मिलती हैं, ये भी मैं बताऊंगा।
जी। यहाँ पे कुछ दर्शक शायद आपका चैनल खोज नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप अपना उसका यहाँ लिंक जो मैं दे हमारी देता जो हूँ। कमेंट, हाँ, ये आप प्राइवेट में मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दे यहाँ, दीजिए। हाँ, इसी स्टूडियो में आप देखिए प्राइवेट चैट में होगा, वहीं पे आप लिंक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सभी हाँ हाँ। दर्शक वहां से आपके साथ जुड़ सकते हैं। हम्म, ठीक है, मैं आपको इसमें प्राइवेट चैट में भेज देता हूँ मैं। जी भेज दीजिए, ताकि हम मिला एंड आपको? करने के पहले। हाँ हाँ, मिल गया, रुचिए। ये मैं पोस्ट कर देती हूँ ताकि सभी दर्शकों को आसानी हो खोजने में। बक्सी जी, मैं ये डाल रही हूँ लिंक, और सभी दर्शक को वो आप वहां से जुड़ सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने लिंक डाल दिया है। आप लोग इस लिंक के माध्यम से हमारे हिस्टोरियन साहब से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं। यहाँ पे एम कॉम मेंस कमीशन इंडिया जी कहते हैं धन्यवाद, ये स्ट्रीम बहुत ज्ञान देने वाली थी। स्वस्थ रहें, सुखी रहें आप सब, जय माँ काली, हर हर महादेव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जी, जय माँ काली। जी, यहाँ पे एक और कमेंट आ गया है। संदीप बाजवा जी कह रहे, सिटी ऑफ द्वारका submerged in water later when oceans arose due to huge earthquake and tsunami around Indonesia. There is a lava ash layer all over India which is 6,000 plus years old. जी, संदीप वाजवा जी इसके ऊपर ठीक कह रहे हैं कहना आप, चाहें? आपका बिल्कुल सही कहना है। इसमें मैं अपना कोई वैसे तो कमेंट जोड़ना जरूरी नहीं समझता, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें मैं सहमत हूँ। और आप दूसरा एक तरीका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत में डेट्स दी गई हैं, आप उन डेट्स के द्वारा भी जान सकते हो। ठीक है, कि कितने साल, जैसे कृष्ण जी की आयु मुझे पूरी तो जानकारी नहीं, 100 साल के ऊपर है मेरे ख्याल में, 100 से 125 के बीच में आती है कृष्ण जी की आयु, शायद 112 के आसपास, क्योंकि 112 साल की आयु में उन्हें राधा मिली थी प्रभास क्षेत्र में, जो मेरी जानकारी है। ये हो सकता है गलत हो, लेकिन जहां मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि महाभारत में कृष्ण जी की आयु 100 से 125 साल के बीच में आती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे धर्म ग्रंथ नहीं है, जैसे आप बाइबिल पढ़ोगे, आप बाइबिल में नूह की आयु 900 साल आती है। कहीं भी ऐसा कोई, ना तो रामायण में क्लेम किया गया है ऐसी कोई अमानवीय आयु का, ना ही महाभारत में क्लेम किया गया है। जी, और चलते चलते हिस्टोरियन जी, आपका कोई संदेश मेरे दर्शकों के लिए? मैम, मेरा बस एक ही संदेश है कि आप इस जानकारी को जरूरत से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, और हमारी जो सक्रियता है, लोगों से बातचीत करने का जो हमारा तरीका है, उसी से हम ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है इसको दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जाति व्यवस्था को कमजोर करने का तरीका यही है कि हम उसके प्रति जागरूकता फैलाएं। ठीक है, जैसे जैसे जागरूकता फैलेगी, हम जाति व्यवस्था कमजोर होती जाएगी, और वर्ण व्यवस्था तो कभी खत्म नहीं हो सकती, ये पूरी दुनिया में होता है। ये कहना कि हिंदुस्तान में तो गलत है, पूरी दुनिया में था, जहां जहां के कहा जाता है हिंदुज्म नहीं भी था, वहां भी थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं खत्म की जा सकती, जाति व्यवस्था की जा सकती। जी, एक दो कमेंट्स आ गए, वो भी मैं फ्लैश कर देती हूँ। बैटमैन जी बताते हैं, नीलेश ओक जी हैज ग्रेट वीडियो ऑन द डेट ऑफ द्वारका। जी हाँ, हाँ जी, वो नीलेश वीडियो ओक बड़ा जी के अच्छा है, साथ, आप जी, देखिए, जरूर देखिए। मैं भी बहुत चर्चा कर चुकी हूँ, बहुत ज्ञान की बातें उनसे भी मैंने सीखी हैं। और हमारे बक्सी जी पूछ रहे हैं, डू वी हैव गुड रीड्स ऑन इस्लामिक वेंचर्स इनटू इंडिया बिफोर दे वर सक्सेसफुल? एनी थॉट्स आप हिस्टोरियन जी? किस संदर्भ में बात कर रहे हैं वैसे मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद आप इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इस्लाम के आने के, इंडिया में आने के पहले, जब आप नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम लगभग 3 वेव्स में इंडिया में आया। एक तो साउथ इंडिया में बहुत पहले ही आ गया था, मोहम्मद साहब के जमाने में ही आ गया था, फिर गुजरात में आया था, और जो आप हम लोग जिस मुस्लिम आक्रांता शब्द यूज करते हैं, ये नॉर्थ इंडिया के लिए। तो चूंकि नॉर्थ इंडिया में आप बात कर रहे हो, तो इसमें मैं गुड रीड्स का, मैं इस्लामिक
इंडियन इतिहास की जानकारी कम रखता हूँ, इस्लामिक इन्वेडर्स में उतनी ही रखता हूँ जितनी लोगों को है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है मुझको, लेकिन इसको इस तरीके से कहना है कि मैं इस पर कोई बुक सजेस्ट करूँ, ठीक नहीं है। हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री पे आप कोई बुक जानना चाहते हैं इन जनरल, तो वो मैं बता सकता हूँ कि आप लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़ लीजिए। मोहम्मद साहब की लाइफ पे आधारित है, बहुत ही, कराची पब्लिकेशन का बहुत ट्रस्टेड बुक है। सीरत इब्न हिशाम पढ़ लीजिए, तारीख तबरी पढ़ लीजिए, और आप हदीस पढ़ लीजिए अल बुखारी की, तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया के संदर्भ में मैं नहीं कह सकता कुछ। जी, तो yes, with this we have come to an end of this wonderful discussion. 3 पार्ट में ये डिस्कशन है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, एंड इट इज ऑल अबाउट वर्ड सिस्टम। एंड यहाँ पे हमारे हिस्टोरियन साहब ने अच्छे से डिबंक किया है जो वामपंथियों का और लेफ्ट का जो एजेंडा वो इंजेक्ट करते हैं और पुश करते हैं। तो आप तीनों पार्ट को देखें, एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हिस्टोरियन जी के चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उनके कम्युनिटी पोस्ट में आप उनके साथ जुड़े और आदान प्रदान करें आप नॉलेज का। एंड यस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एंड हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एंड यस, सभी को एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और यस, हिस्टोरियन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप धन्यवाद हमारे मैम, साथ जुड़े। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को उसकी बधाइयाँ। जरूर सभी लोग जो है स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाएं और वो गलतियां करने से बचें जो हमारे पूर्वजों ने की थी। जी, एंड यस, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस डिस्कशन। जय काली, जय महादेव, जय भारत। जय भारत।